ये आवाज़ उसी भारतीय सीआईडी वाले के कदमों की थी। जाहिर है वो मुझे दीवार फांदते देखकर मेरे पीछे भागा था। मैं स्कूल की दीवार की दूसरी तरफ गिरा। ये स्कूल के नौकरों के क्वार्टरों का पिछवाड़ा था और यहाँ दुनिया जहान का झाड़ झंकाड़ उगा हुआ था। एक कुत्ता मुझे देखकर भौंका। 2-4 मुर्गियां कड़कड़ाती हुई इधर उधर भाग गईं। किसी क्वार्टर में से आदमी की आवाज़ आई और कुत्ता खामोश हो गया। मैं दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। क्वार्टरों से निकलकर तरकारियों की एक छोटी सी खेती को रौंदता हुआ मैं स्कूल के बरामदे में से होकर एक कमरे में घुस गया, जहां एक काली कलोटी उस्तानी बच्चों को पढ़ा रही थी। वो मुझे देखकर डर गई। उसने शोर मचा दिया। मैं कमरे के दूसरे दरवाजे से भागकर जनूबी बरामदे में आ गया। मेरा ब्रीफकेस मुझे परेशान कर रहा था। मुझे अपने पीछे तेज तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इंडियन सीआईडी का आदमी मेरे पीछे भागता चला आ रहा था। मैं स्कूल के अकबी गेट की तरफ दौड़ा। मेरी नज़र एक साइकिल पर पड़ी जो गेट की दीवार के साथ खड़ा था। लपक कर मैं साइकिल पर सवार हुआ और बेतहाशा पाँव मारता स्कूल के अहाते से सड़क पर निकलकर एक तरफ रवाना हो गया। देखते देखते मैं 2-3 बाजारों में से गुजर गया। ब्रीफकेस बाएं हाथ में थामने की वजह से साइकिल का हैंडल गैर मुतवाजन हो जाता था। फिर भी मैं उसे उड़ाए लिए जा रहा था। मैं इन बाजारों से नावाकिफ था। कुछ पता नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ। अब मुझे साइकिल छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि हो सकता था कि ताक़ुब करने वाला किसी रिक्शा या टैक्सी पर मेरा पीछा करने लगा हो। एक जगह सड़क बाईं जानिब घूमी तो मैंने एक टैक्सी देखी जिसमें से सवारियां उतर चुकी थीं और एक आदमी टैक्सी वाले को किराया अदा कर रहा था। मैं तेजी से टैक्सी की तरफ गया, साइकिल एक छकड़े के साथ लगाई और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर टैक्सी में बैठ गया। रेलवे स्टेशन चलो, मैंने अंग्रेजी में कहा। टैक्सी ड्राइवर पैसे बटुए में रख रहा था। मैंने जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। जल्दी चलो, रेलवे स्टेशन। नोट देखकर ड्राइवर की बाछें खिल गईं। उसने मीटर डाउन किया और टैक्सी स्टार्ट कर दी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो इंडियन जासूस कहीं नजर ना आया। मैं उसे जल देने में कामयाब हो गया था। फिर मैंने सर नीचे कर दिया और टैक्सी वाले को तेज चलने की हदायत की। टैक्सी बड़ी सड़क पर आकर रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ी जा रही थी। मैंने पहली बार इत्मीनान का सांस लिया। दिन का वक्त था। तर्चनापुली के रेलवे स्टेशन पर काफ़ी रौनक थी। टैक्सी पार्किंग में जा खड़ी हुई। मैं तेजी से निकलकर रेलवे स्टेशन की लॉबी में आ गया और सीधा एक टॉयलेट में घुस गया। सबसे पहले मैंने ब्रीफकेस हाथ से रखकर आईने में अपना चेहरा देखा। मेरे बाल बिखरे हुए थे। मुंह पर पानी का छींटा मारा, बालों में कंघी की और टॉयलेट से बाहर आकर जायजा लिया। वो आदमी मुझे कहीं दिखाई ना दिया। फिर भी मैंने प्लेटफार्म का टिकट लिया और प्लेटफार्म नंबर 1 पर आकर टी स्टॉल की ओर में दीवार के साथ लगे हुए बेंच पर बैठ गया। प्लेटफार्म पर मुसाफिरों का काफ़ी रश था। शायद कोई गाड़ी आ रही थी। 5 मिनट बाद मैं उठा और रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया। यहाँ से मैंने टैक्सी ली और उसे कृष्णा होटल चलने को कहा और सर नीचे करके पिछली सीट पर बैठ गया। खुदा जाने कहाँ से घुमाता हुआ ड्राइवर मुझे कृष्णा होटल ले गया। अपने कमरे में आकर मेरी जान में जान आई। मैंने खिड़की का पर्दा जरा सा हटाकर नीचे सड़क पर देखा। कोई मशकूक आदमी न दिखाई दिया। मैं पलंग पर लेट गया और आंखें बंद करके सोचने लगा कि मुमकिन है मुझे तर्चनापुली शहर में अभी 1 महीना मजीद ठहरना पड़े। सारा दिन होटल में पड़े रहने से मैं होटल वालों की नज़रों में आ सकता था। इन दिनों ढाका फाल के बाद सारे हिंदुस्तान में ये अफवाहें आम थीं कि मशरकी पाकिस्तान से कई पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान में दाखिल हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस शहर को छोड़ भी नहीं सकता था। पाम ऑयल नारोमनी मिशन के एजेंट मुझे किसी वक्त भी तलब कर सकते थे। मैंने वक्ती तौर पर इन परेशान कुन ख्यालात को जहन से निकाल दिया और खाना कमरे में भिजवाने के लिए सर्विस वालों को फ़ोन कर दिया और ख़ुद अखबार पढ़ने लगा। 20-1 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी तो मैं चौंक पड़ा। उठकर चाबी के सुराख में से बाहर देखा। होटल का बेरा खाने का तश्त लिए खड़ा था। मैंने आहिस्ता से दरवाजे का एक पट खोल दिया। बेरा कमरे में आकर खाना लगाने लगा। यहाँ होटल के मुलाजमों को यही पता था कि मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी है। मैं जालंधर का रहने वाला हूँ और अपनी फर्म के लिए ऑर्डर बुक करवाने तर्चनापुली आया हूँ। चुनांचे ये सब लोग मुझसे अंग्रेज़ी या टूटी फूटी हिंदुस्तानी ज़बान में बात करते थे। बेरे ने मुझे बताया कि निसफ घंटे कबल मेरा फ़ोन आया था। मैं उस वक्त अपने कमरे में नहीं था। मैंने पूछा किसका फ़ोन है। बेरे ने कहा कि कोई औरत बोल रही थी।
मैंने इत्मीनान का सांस लिया। यकीनन सांवली सी खुश शक्ल लड़की मालिनी आयर होगी, जिसको मैंने मंदिर से वापस जाते हुए कृष्णा होटल का नाम बताया था। बेरा चला गया तो मैं मालिनी आयर के बारे में सोचने लगा। कहीं ये लड़की भी दुश्मन की एजेंट ना हो, मुझे उसे दूर रहना होगा। खाना खाते हुए मैं इस किस्म के ख्यालात में उलझा हुआ था। बेरा खाली बर्तन वापस ले जाने लगा तो मैं उसे ये कहते कहते रुक गया कि अगर मेरा कोई फ़ोन आए तो कह देना कि मैं कमरे में नहीं हूँ, क्योंकि खुद मेरे गिरोह के आदमियों का फ़ोन भी आ सकता था। मैं दरवाज़ा अंदर से बंद करके लेट गया। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई। उसने अंग्रेजी में पूछा, मिस्टर तिवाड़ी बोल रहे हैं? ये मालिनी आयर के सिवा और कोई लड़की नहीं हो सकती थी। तर्जनापुली शहर में यही एक लड़की मुझे जानती थी। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं तिवाड़ी बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी फ़ोन किया था, तुम नहीं थे। सुनो, मैं कंदरम मार्केट में शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। वही मार्केट जहाँ तुमने मुझे एक दुकान से निकलते देखा था। उसी दुकान के सामने एक रेस्तोरां है, मैं वहाँ मौजूद होंगी। क्या तुम आओगे? मैंने जानबूझकर सवाल किया। कौन बोल रही है? लड़की की हल्की सी हंसी सुनाई दी। तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, मैं मालिनी बोल रही हूँ, मालिनी आयर। मैंने टेलीफोन करने और काफ़ी की दावत का शुक्रिया अदा करते हुए माजरत की और कहा, मैं आज शाम तक बेहद मसरूफ़ हूँ, कहीं नहीं जा सकता, फिर किसी रोज़ मिलूँगा। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन घंटी एक बार फिर बज उठी। मालिनी मेरे एकदम फ़ोन बंद कर देने से सख्त नाराज़ थी। तुमने मेरी तौहीन की है, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और इस बार उसने फ़ोन बंद कर दिया। चलो, ये भी अच्छा हुआ जान छूटी, मैंने सोचा। लेकिन यह ख्याल अब दिल को परेशान करने लगा कि अगर ये लड़की एजेंट है तो उसे मेरे होटल और कमरे का पता चल गया है, वो मुझे पकड़वा सकती है। फिर ख्याल आया कि आखिर मैं भी इस वक्त इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक बहुत बड़े सुपर गिरोह का आदमी हूँ और मेरे शनाख्ती कार्ड पर टॉप सीक्रेट B69 का नंबर लिखा है। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वही मेडिकल चेकअप वाली बात बार बार मुझे परेशान कर देती थी, क्योंकि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जिस आदमी को पाकिस्तान दुश्मन मिशन के लिए चुना था और जिसको मैंने कत्ल करके ये भेस बदला था, वो भी एक पंजाबी हिंदू था। इन हकाइक के पेश नज़र ज़रूरी था कि मैं ये होटल तब्दील कर दूं। अब सवाल ये था कि अपने गैंग के आदमियों को इत्तला दिए बगैर मैं होटल नहीं बदल सकता था, और उनमें से अभी तक ना तो किसी का फ़ोन आया था और ना ही वो खदरपोश एजेंट मिलने आया था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा। मुझे इसी होटल में रहना होगा। मेरे पास कोई पिस्तौल या खंजर भी नहीं था। सोचा रात को बाजार में जाकर और कुछ नहीं तो एक चाकू ही खरीद लिया जाए। रात को खाना खाने के बाद टैक्सी लेकर एक मार्केट में चला गया और चाकू खरीद कर वापस होटल में आ गया। दूसरे दिन मैंने होटल वालों को ये तसर दिया कि मुझे बुखार है और सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहा। पाकिस्तान दुश्मन गैंग की जानिब से ना तो कोई फ़ोन आया और ना ही उनका कोई जासूस मुझसे मुलाकात करने आया। सारा दिन कमरे में पड़ा पहलू बदलता, अखबार पढ़ता और रेडियो सुनता रहा। रात भी इसी तरह पहलू बदलते गुजर गई। अगले रोज़ दोपहर के बाद सख्त बोर हो गया। जी चाहता था कि शहर की सैर को निकलूं, मगर हिफाजती तदाबीर का तकाजा यही था कि अंदर कमरे में बंद रहूं। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था उसके पीछे एक कुशादा पार्क के किनारे एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर में एक सिनेमा भी था। यहाँ ग्रेगोरी पैक की एक अंग्रेजी फिल्म चल रही थी। रात को खाना खाने के बाद दिल चाहा कि क्यों ना फिल्म का आखिरी शो देखा जाए। सैलमाघर ज़्यादा दूर भी नहीं था। चुनांचे मैंने 9:45 बजे कमरा बंद करके सैलमाघर की तरफ चल पड़ा। मैं वीरान और कम रोशन रास्ते से होते हुआ सैलमाघर की इमारत में पहुंच गया। फिल्म शुरू हो चुकी थी। मैंने टिकट लिया और हॉल में आकर बैठ गया। पर्दा सीमी पर घोड़े दौड़ रहे थे और काउबॉय ठाएं ठाएं गोलियां चला रहे थे। इतनी तफरीह मेरे लिए काफ़ी थी। मैं फिल्म देखने में मगन हो गया। हॉल में ज़्यादा लोग नहीं थे। इंटरवेल हुआ। मैं कैंटीन पर काफ़ी पीने के लिए आ गया। ये मेरी गलती थी। मुझे सलमा हॉल में ही रहना चाहिए था। जनूबी हिंद में चाय कम और काफ़ी ज़्यादा पी जाती है। कैंटीन पर कुछ दूसरे लोग भी काफ़ी वगैरह पी रहे थे। कैंटीन के पहलू में एक काउंटर सा बना हुआ था जिसके ऊपर तमिल और अंग्रेजी में मुस्लिम बिरयानी एंड कॉफ़ी शॉप लिखा था।
एक लड़का खड़ा गाहकों के लिए काफ़ी बना रहा था। जनूबी हिंद के मुसलमान बिरयानी बहुत अच्छे पकाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी बिरयानी के पार्सल मिलते हैं। ये लोग केले के पत्तों में पैक करके मुसाफिरों को देते हैं, जिन्हें वो पार्सल कहते हैं। मुस्लिम कॉफ़ी शॉप को देखकर मैं बेख्तियार काउंटर के पास चला गया और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और काउंटर पर कोनी टिकाकर एक तरफ घूम कर देखा तो मेरे जिस्म में खून जैसे जम सा गया। वही कमबख्त सिगरेट सर्विस का आदमी कोने में खड़ा किसी से बातें कर रहा था। उसने भी मुझे देख लिया था। मैंने जल्दी से रुख मोड़ लिया और कॉफ़ी की प्याली थाम कर चुस्कियाँ लेने लगा, लेकिन अब काफ़ी मेरे लिए जहर हो गई थी। मेरा जहन तेज़ी से काम कर रहा था कि इतने में किसी ने मेरे कांधे पर हाथ रख दिया और पंजाबी ज़बान में आहिस्ता से कहा, मुसलमाना दी काफ़ी बड़ी चंगी होती है। पंजाबी में जुमला अदा करके उसने मुझे ये तसव्वुर देने की कोशिश की थी कि वो मेरे दिल की गहराई तक पहुंच गया है और मेरा राज उस पर फाश हो चुका है। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला था। वो भारतीय पंजाब पुलिस या फौज का आदमी था। मैंने अपने हवास को कतन मुंतशिर न होने दिया। उस वक्त मेरी कमांडो ट्रेनिंग मेरे काम आ रही थी, जिसने मेरे एहसासात को फौलादी बना दिया था। मैंने भी पंजाबी में मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ जी, हमें अमृतसर में इस किस्म की काफ़ी नहीं मिलती। इसके होंठों पर मैनीखेज मुस्कुराहट उभरी। उसकी चमकीली निगाहें मेरे दिल में उतरी जा रही थीं। मेरा कांधा दबाकर बोला, पाकिस्तान में भी ऐसी काफ़ी नहीं मिलती होगी। मैं बिल्कुल अनजान बन गया और कहा, मैं सिर्फ एक बार ही पाकिस्तान गया हूँ जी, मुझे मालूम नहीं। उसने दूसरा हाथ जेब में डाला और पिस्तौल निकालकर अपने हाथ में थाम लिया। मिस्टर, तुम बाजी हार चुके हो। मैं तुम्हारी तलाश में सुबह से घूम रहा था। बाहर मेरी जीप खड़ी है, चुपके से मेरे आगे आगे चलकर उसमें बैठ जाओ। बाकी बातें पुलिस स्टेशन पर होंगी। खबरदार, भागने की कोशिश की तो मेरे पिस्तौल की गोली तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ चुकी होगी। मैंने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, आपको गलतफहमी हुई है, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। अमृतसर का रहने वाला हिंदू हूँ, प्लास्टिक मसनूआत की कंपनी का एजेंट हूँ और यहाँ अपने माल के लिए ऑर्डर बुक करने आया हूँ। ये देखो मेरा शनाख्ती कार्ड। मैंने जेब से शनाख्ती कार्ड निकालकर उसके सामने कर दिया। उसने कार्ड पर B69 लिखा हुआ देखा। एक लम्हे के लिए वो ठठक सा गया, मगर इस कमबख्त को मेरे मुसलमान और पाकिस्तानी जासूस होने का यकीन हो चुका था। फौरन ही पिस्तौल की नाली थोड़ी सी और आगे करके बोला, इसका मतलब है कि तुमने अपना जाल बहुत दूर तक फैला रखा है। अब तो तुम्हारी गिरफ्तारी जरूर हो गई है। तुम हमारी सिगरेट सर्विस को भी उल्लू बना रहे हो। चलो थाने, तुम्हारे मुसलमान होने का तो जाते ही पोल खुल जाएगा। हम सारी गुफ्तगू पंजाबी ज़बान में कर रहे थे। पिस्तौल का रुख उसने यूं मेरी तरफ कर रखा था कि कोई दूसरा उसे नहीं देख सकता था। उसने पिस्तौल से मुझे आगे आगे चलने का इशारा किया। हालात का तकाजा था कि मैं खामोशी से उसकी हिदायत पर अमल करूं। सैलमा घर से निकलकर मैं कोई कमांडो अटैक कर सकता था। बदकिस्मती से उस वक्त मेरे पास चाकू भी नहीं था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो मेरे बिल्कुल साथ लगकर चलने लगा। जीप तक पहुंचने से पहले पहले कुछ कर गुजरना चाहिए था। इंटरवेल होने की घंटी बजी और लोग सैलमा हॉल के दरवाजों का रुख करने लगे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।